में बात होगी संसद में हुई जबरदस्त बहस की, महाकुंभ में मची भगदड़ पर विवाद की। देखेंगे क्यों हरियाणा बीजेपी में मच गया है घमासान। दिल्ली में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन किसने कहां ठोकी ताल। जानेंगे क्यों एनडीए पर भड़के केंद्रीय मंत्री मांझी। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैसे घिरे मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रमोद कुमार राणा एसोसिएट्स बिल्डर एवं डेवलपर कमर्शियल प्लाट एवं आवासीय प्लाट संगम सिटी मैलानी रोड। बिल्डर प्रमोद कुमार राणा संगम सिटी मैलानी रोड भीरा खीरी ने कहा, रोड भीरा खीरी की तरफ से ग्राम प्रधान, अधिकारी व कर्मचारियों एवं समस्त क्षेत्रवासी, देशवासी, सभी क्षेत्रवासी सेवा का मौका दें। संगम सिटी में प्लाट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट कमर्शियल पास है और सारी मूल सुविधाओं के साथ में है और कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो आप ये चाहेंगे कि दिल्ली में देखी थी या हमने जो है लखनऊ में देखी थी, यहाँ पे नहीं है। और मैं इसी के साथ में अपने भीरा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ कोर्ट में दायर हुई याचिका 12 फरवरी को सुनवाई तय। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, बोले वस्त्र से नहीं विचार से होते हैं योगी, जो सच छिपाए वो कभी नहीं हो सकता योगी। यूपी के मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे सपा प्रमुख। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का नीतीश राणे पर हमला, कहा बीजेपी नेता संविधान को नहीं मानते, ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। शेयर बाजार में गिरावट, 319 अंकों की गिरावट के साथ 77,186 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 121 अंकों की गिरावट के साथ 23,361 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में इस पर बोलते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से लेकर महाराष्ट्र चुनाव में हुए धांधली का भी मुद्दा उठाया, तो भागवत से लेकर नरेंद्र मोदी तक सभी पर तीखे हमले किए। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में सरकार को घेर लिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में कुछ भी नया नहीं था, सब कुछ पहले की बातें ही दोहराई गई। प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया को राहुल ने अच्छा आइडिया बताया, लेकिन ये भी कह दिया कि वो इसमें फेल हो गए। राहुल ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2014 में 15.3% से घटकर आज 12.6% रह गई है। ये 60 वर्षों में सबसे कम है। उन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। मोदी सरकार से पूछा कि आखिर सीजीआई को चुनाव आयुक्त चुनने वाली कमेटी से क्यों हटाया गया। अब कमेटी में मोदी और शाह हैं। ऐसे में मैं अगर इस बैठक में शामिल होता भी हूं तो क्या करूंगा, सरकार तो सुनेगी नहीं। राहुल ने सीधे सीधे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर ही सवाल उठा दिए। इसी के सहारे उन्होंने चुनाव आयोग को भी घेर लिया। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे संदेह में हैं। 5 महीने में ही महाराष्ट्र में इतने नए मतदाता जोड़ दिए गए जो 5 साल में भी नहीं जोड़े गए थे। शिरडी की एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ न कुछ दिक्कत है। अब दिलचस्प बात यह है कि नए वोटर्स उन्हीं विधानसभाओं में ज्यादा हैं जहां बीजेपी जीती है। हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से महाराष्ट्र में कैसे गए। इलेक्शन कमीशन से हम कह रहे हैं कि हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। राहुल ने देश की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया, कहा कि आज हमारे सामने चीन है। प्रधानमंत्री ने इस बात से इनकार कर दिया है कि चीन सेना ने हमारी सीमा में घुसपैठ की, आर्मी उनसे सहमत नहीं थी। राहुल ने पिछले बजट की हलवा बांटने वाली फोटो का जिक्र करते हुए कहा कि हैरान हो गया कि इस बार हलवा वाली फोटो ही हटा दी गई। हलवा खिलाया, लेकिन किसको खिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के ओबीसी सांसद मुंह नहीं खोल सकते। बीजेपी के ओबीसी एसटी सांसदों को कोई पावर नहीं है। संसद में विपक्ष ने सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। संविधान से लेकर महाकुंभ में भगदड़ तक सवाल उठाए। महाकुंभ में हुई इस घटना ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार को गंभीर सवालों के घेरे में ला दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी महाकुंभ को लेकर आज सुनवाई हुई। तो कैसे महाकुंभ में भगदड़ पर घिरी सरकार और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज का दिन बेहद खास था, क्योंकि वसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और आखिरी शाही स्नान हुआ।
ऐसे में महाकुंभ की चर्चा दिन भर रही, लेकिन इसके अलावा संसद पर भी सभी की निगाहें टिकी रही, क्योंकि संसद में बजट सेशन के तीसरे दिन कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि महाकुंभ में मची भगदड़ में कितने लोगों की जान गई। इसकी सही जानकारी नहीं दी गई। सांसदों ने योगी सरकार से सही जानकारी देने की मांग की। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बयान वापस लेने को कहा। वहीं सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है महाकुंभ भगदड़ की घटना। उन्होंने झूठ बोला है। व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान आया और उन्होंने भी यही बात दोहराई। इसके अलावा रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि ये घटना सरकार के कुप्रबंधन के कारण हुई, यानी विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी हादसे पर अपना दुख जाहिर किया, लेकिन साथ ही कहा कि प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील पर गौर किया कि इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है और मौजूदा याचिका की शीर्ष अदालत में सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार देते हुए याचिकाकर्ता और अधिवक्ता विशाल तिवारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करने को कहा। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट मामले में सुनवाई कब करेगा। संसद में महाकुंभ को लेकर विपक्षी सांसदों ने सरकार पर तीखे हमले किए। वहीं हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज अपनी ही सरकार पर हमलावर हो गए। बीते कई दिनों में विज ने नायब सिंह सैनी को लेकर कई हमले किए हैं, तो अब उन्होंने सीधे तौर पर सीएम सैनी को गद्दार कह दिया, जिससे हरियाणा की राजनीति में हड़कंप मच गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज ने सीएम नायब सिंह सैनी को निशाने पर ले लिया है। विज ने सोशल मीडिया एक्स पर सैनी समर्थकों की 17 तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें ये समर्थक सीएम सैनी और अनिल विज के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पूर्व कांग्रेसी मंत्री की बेटी चित्रा सरवारा के साथ दिखाई दे रहे हैं। विज ने इन तस्वीरों को एक ही वीडियो में जारी करते हुए बैकग्राउंड में क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे गाना लगाया। इसके साथ अनिल विज ने इन लोगों को गद्दार भी बताया। यही नहीं, एक फोटो में सीएम नायब सिंह सैनी की तस्वीर पर ही गद्दार का ठप्पा लगाकर भी दिखाया गया है। अनिल विज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आशीष तायल, जो खुद को नायब सैनी का मित्र बताते हैं, उनकी फेसबुक पर नायब सैनी के साथ अनेकों चित्र मौजूद हैं। आशीष तायल के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वही कार्यकर्ता चित्रा सरवारा भाजपा की विरोधी उम्मीदवार के साथ भी नजर आ रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बता दें कि विज ने हाल ही में कई बार सैनी सरकार पर हमला बोला था। 30 जनवरी को कहा था कि ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में नहीं जाऊंगा। वहीं 31 जनवरी को विज ने कहा था कि सैनी जब से सीएम बने हैं तब से वो उड़न खटोले पर ही हैं। वहीं 1 फरवरी को अनिल विज ने कहा था कि आप मेरी आत्मा की आवाज को दबा नहीं सकते। तो वहीं 2 फरवरी को उनका कहना था कि आप मेरी सीनियरिटी और मेरी विधायकी नहीं छीन सकते। यानी देखा जाए तो मंत्री अनिल विज ने एक तरह से अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा में अपने ही मंत्री ने सैनी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस बीच दिल्ली चुनाव भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाया। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर दिल्ली वासियों को अहम संदेश दिया। तो वहीं केजरीवाल, प्रियंका और अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने दिल्ली में जगह जगह प्रचार किया। तो क्या कुछ रहा दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन का घटनाक्रम, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 3 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन रहा। इस मौके पर सभी पार्टियों ने आखिरी दिन के प्रचार में अपना पूरा जोर लगाया। सुबह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत और बीजेपी अपनी सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। बीजेपी दिल्ली पुलिस को गुंडागर्दी करने के लिए उतारेगी। बीजेपी की गुंडागर्दी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़े स्तर पर इंतजाम किया है। हमने स्पाई और बॉडी कैमरा झुग्गियों और कार्यकर्ताओं में बांट दिए हैं। अगर बीजेपी कुछ भी करती है तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा और हम इन पर कार्रवाई करवाएंगे। वहीं इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कालकाजी विधानसभा में सीएम आतिशी के लिए प्रचार किया। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कस्तूरबा नगर में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की। यानी देखा जाए तो प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरा जोर लगा दिया।
अब 4 फरवरी को पोलिंग टीमें बूथों के लिए रवाना होंगी। वहीं 5 फरवरी को राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे। यह मुकाबला मुख्य तौर पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। अब देखना होगा कि कई हफ्तों से जारी इस चुनाव प्रचार का फायदा किस पार्टी को मिलता है। अब किसका प्रचार कितना असरदार रहा, इसका फैसला 5 फरवरी को हो जाएगा। लेकिन बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ आने वाला है, इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अभी से मैदान में है। ऐसे में एनडीए में अभी से खींचतान शुरू हो गई है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों में असंतोष साफ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार तीखे तेवर दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने बड़ा बयान दिया है, जिसे लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। तो क्या कुछ कहा मांझी ने? क्या एनडीए में होने वाली है बड़ी टूट? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार एनडीए में लगातार खटपट की खबरें सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एक के बाद एक बड़े बयान दे रहे हैं। उनके बयानों ने एनडीए की एकजुटता को सवालों के घेरे में ला दिया है और अब एक बार फिर उन्होंने अपनी 20 सीटों की मांग को दोहराया है। मांझी ने कहा कि गठबंधन में 5 दल है, जिनमें से 2 बड़े दल अधिक सीटें ले लेते हैं, बाकियों को उचित हिस्सेदारी नहीं मिलती। अगर 5 भाइयों के बीच रोटियों का बंटवारा हो रहा है और 3 रोटियां पहले ही बढ़ गई, तो हमें भी उचित हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर परिवार में 4 रोटियां हैं और हमें सिर्फ 1 दी जाती है, तो हम चुपचाप कोने में नहीं खड़े रह सकते। यानी उन्होंने संकेतों में ये साफ कर दिया है कि वो अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे और अगर उन्हें उनके हिस्से की सीटें नहीं मिली तो वो कोई सख्त कदम भी उठा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी 30, 35 या 40 सीटें जीतने की स्थिति में है। हालांकि उनकी प्राथमिकता कम से कम 20 सीटें जीतकर विधानसभा में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना है। आपको बता दें कि मांझी लगातार सीट बंटवारे को लेकर हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एनडीए में उचित स्थान न मिलने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अपने बयान से पलटी भी मार ली। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो तय हो गई है कि चुनाव से पहले ही एनडीए के सहयोगी दलों में काफी असंतोष है। जानकारों की माने तो अगर इन हालात में हाईकमान ने उनकी मांग को तवज्जो नहीं दी, तो इसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। चुनाव से पहले ही गठबंधन में बड़ी टूट भी हो सकती है। मांझी ने एनडीए की चिंता बढ़ा दी है, तो मुश्किलें मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की भी बढ़ती दिख रही हैं। मणिपुर में जारी हिंसा को 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन हालात सामान्य होते नहीं दिखाई दे रहे और अब मणिपुर हिंसा मामले पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब यानी CFSL से सीलबंद लिफाफे में 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में मणिपुर सीएम सवालों के घेरे में आ गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर में भड़की हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब से कुछ ऑडियो टेप की जांच पर रिपोर्ट पेश करने की मांग की, जिसमें कथित तौर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को दिए गए बयानों को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें राज्य की जातीय हिंसा में उनकी संलिप्तता का सुझाव दिया गया। दरअसल कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट यानी कि KOHUR ने इन ऑडियो क्लिप की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। दावा है कि ऑडियो में सीएम कथित तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने मैथियों को हिंसा भड़काने की इजाजत दी और उन्हें बचाया। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जो टेप सामने आए हैं वो बहुत गंभीर हैं। इस पर CJI संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की बेंच ने मणिपुर सरकार से कहा कि सुनिश्चित करिए कि ये एक और मुद्दा ना बने, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दाखिल करें। राज्य अब पीछे की तरफ बढ़ रहा है। हमें ये भी देखना होगा कि इस मामले की सुनवाई इस न्यायालय को करनी चाहिए या हाई कोर्ट को। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। बता दें कि सीएम बीरेंद्र सिंह पर कुकी जनजाति के एक याचिकाकर्ता ने मणिपुर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। दरअसल कुछ ऑडियो क्लिप सामने आए हैं जिसमें मणिपुर के सीएम पर हिंसा करने का आरोप लगा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मणिपुर में सीएम ने ही हिंसा भड़काई थी? मणिपुर हिंसा को लेकर हर तरफ सवाल है और सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। तो चर्चा इस वक्त फोर्ब्स की लिस्ट की भी हो रही है। वैसे तो अक्सर ही मोदी सरकार भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कहती है, अपनी नीतियों का ढोल पीटती रहती है, लेकिन अब पीएम मोदी के इन सभी दावों की पोल खुल गई है। अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने एक सूची जारी की है जिसमें दुनिया के शक्तिशाली देशों की रैंकिंग की गई है, लेकिन इस सूची में भारत को बड़ा झटका लगा है। तो इस सूची में किसने किया टॉप और भारत को क्यों लगा झटका, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा झटका भारत को लगा है। लंबे वक्त के बाद भारत को दुनिया के टॉप 10 शक्तिशाली देशों में जगह ही नहीं मिली। 2025 की इस नई लिस्ट में
टॉप 10 में टॉप पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है, वहीं 10वें नंबर पर इजराइल काबिज है। 30.34 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है, वहीं 19.53 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दूसरे नंबर पर चीन है। 2.2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ रूस तीसरे नंबर पर है, तो 3.73 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है। इस लिस्ट में अगला नंबर जर्मनी का है, जिसकी जीडीपी 4.92 ट्रिलियन डॉलर है। 1.95 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ छठे नंबर पर दक्षिण कोरिया का नाम है, तो 3.28 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ फ्रांस 7वें नंबर पर है। 8वें नंबर पर जापान है, जिसकी जीडीपी 4.39 ट्रिलियन डॉलर है। 1.14 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ सऊदी अरब 9वें नंबर पर है, और इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर 550.91 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ इजराइल है। लेकिन इस लिस्ट से भारत बाहर हो गया है। भारत को बाहर रखने के इस फैसले पर कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चौथी सबसे बड़ी सेना वाला देश है। वहीं फोर्ब्स ने कहा कि वो रैंकिंग जारी करते वक्त कई तरह के पैरामीटर पर जांचता है, परखता है और फिर ये लिस्ट जारी की जाती है। इस लिस्ट से भारत को बड़ा झटका लगा है। साथ ही इस लिस्ट ने मोदी सरकार के विकास के दावों की पोल खोल दी है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। एक और भगदड़ मच गई है। चौंकिए नहीं, कुंभ में नहीं बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था में डॉलर के पैरों तले रुपए को कुचलने की। लगातार रुपया डॉलर के पैरों तले कुचला जा रहा है। अब उसकी कीमत 87 रुपये तक गिर चुकी है। $1 के मुकाबले रुपया 87 रुपये का हो गया है। किसी भी मोर्चे पर विश्व गुरु नाम के हमारे प्रधानमंत्री सफल तो हुए नहीं हैं। अब देखना यह है कि इस बात को वो अपने नए भाषणों में किस तरह से लोगों को बरगलाकर अपने आप को सही साबित करेंगी। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।